बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हमारी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज हर सप्ताह एक होती है और काफ़ी पहले से ही ये क्लासेज चल रही हैं। लेकिन अब हमने ये निश्चय किया है कि हम अपने स्कूल लेवल पर भी एक क्लास मतलब 2 क्लासें वीक में ज़रूर लिया करेंगे। और आज ये हमारी पहली क्लास होगी। तो इसमें हम जो हमारी पहली पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति, उसका पहला अध्याय है शीत युद्ध का दौर, इरा ऑफ कोल्ड वार। तो उसे हम लेंगे और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इससे ये होगा कि हालांकि ये हम लेसन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास में बहुत पहले ले चुके हैं, तो हमारा ये एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा और जो कि हमें बोर्ड की कक्षाओं में अच्छे मार्क्स लेने में भी मदद करेगा। तो आज हमारा जो पहला लेसन है वो है शीत युद्ध का दौर। तो शीत युद्ध का दौर यानी इरा ऑफ कोल्ड वार, इसमें हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शीत युद्ध क्या है और शीत युद्ध क्यों शुरू हुआ। तो शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है ये हमें जानना ज़रूरी है कि शीत युद्ध क्या है। तो शीत युद्ध से बच्चों जो हमारा अभिप्राय है वो ये है कि जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच आपसी संबंध उत्तेजित व तनावपूर्ण हो किंतु वास्तविक रूप में कोई युद्ध ना हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति को शीत युद्ध कहा जाता है। तो बच्चों, हुआ क्या कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जो कि 1939 से लेकर के 45 तक चला, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो कि 39 से लेकर के 45 तक चला, उसमें जो उसके अंदर सोवियत संघ और अमेरिका, ये 2 मुख्य ताकतें थी। हालांकि युद्ध के दौरान ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ ने मिलकर फासीवादी ताकतों को हराया था, लेकिन युद्ध के बाद उनमें टकराव और तनाव उभरने लगे और उनके संबंध बिगड़ने लगे। इसी टकराव और जो तनावपूर्ण स्थिति है उसको शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। संक्षेप में हम इसे इस रूप में भी कह सकते हैं कि शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई वास्तविक रक्त रंजित युद्ध नहीं होता, बल्कि युद्ध की आशंका बनी रहती है। ऐसा लगता है कि कभी भी रक्त रंजित युद्ध हो सकता है, लेकिन वास्तविक युद्ध नहीं होता। यानी ये एक तरह का वैचारिक युद्ध भी है। तो इसके साथ साथ हमें शीत युद्ध से पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि जान लेनी जरूरी है कि भाई शीत युद्ध के ऐसे क्या कारण बने कि ये शीत युद्ध शुरू हुआ। तो इसमें हमें द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। तो हुआ क्या कि प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर के 1918 तक चला था, उसने दुनिया को दहला दिया था। लेकिन शीघ्र ही द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि जिसका जो पीरियड था कहाँ से कहाँ तक था, 1939 से लेकर के 1945 तक, वो भी छिड़ गया। जो मित्र राष्ट्र यानी अलाइड पावर्स और ध्रुवीय राष्ट्र यानी एक्सिस पावर के मध्य उत्पन्न विवादों के कारण हुआ। पहले गुट में जो हमारा पहला गुट था, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जो मित्र राष्ट्र जिन्हें हमने कहा, तो उसके अंदर अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि महत्वपूर्ण देश भूमिका निभा रहे थे। जबकि दूसरे गुट का नेतृत्व, जिसे कि हमने ध्रुवीय राष्ट्र कहा, जर्मनी, जापान तथा इटली कर रहे थे। इस प्रकार विश्व के सभी शक्तिशाली देश इस महायुद्ध में भाग ले रहे थे। यह युद्ध पहले महायुद्ध से अधिक प्रलयकारी साबित हुआ। यह यूरोप के बाहर भी फैला और चीन, बर्मा, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों में भी इसके घातक परिणाम दिखाई दिए। विश्व एक बार फिर बड़े पैमाने पर नरसंहार और धन क्षति से दहल गया। अब इसमें जो एक मुख्य जो अमेरिका ने जो जापान पर हमला किया, तो जापान पर जो हमला हुआ, जो परमाणु बम गिराए, उससे जो है ये जो हमारा जो द्वितीय विश्व युद्ध है तब जाकर के अंत हुआ। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या थी
कि 2 मई 1945 को इटली और इसके 5 दिन बाद जर्मनी की सेना ने यूरोप में आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार 8 मई तक दूसरा महायुद्ध यूरोप में समाप्त हो चुका था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध का अंत जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अगस्त 1945 में परमाणु बम गिराए जाने के बाद हुआ। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को परमाणु बम गिरा और नागासाकी पर 9 अगस्त को। और जो इस पर बम गिराए गए उन्हें एक तरह से कोड के रूप में नाम भी दिया गया, लिटिल बॉय और फैटमैन, ये इनके गुप्त नाम रखे गए। पहले बम की क्षमता 15 किलो टन थी, जबकि दूसरे बम की क्षमता 21 किलो टन थी। परमाणु आक्रमण के कारण दोनों शहरों की आधी जनसंख्या मारी गई और इसके वंशज आज भी हम देखते हैं कि इस त्रासदी का सामना कर रहे हैं। अमेरिका के इस कदम की विश्वव्यापी आलोचना हुई। पहला तो ये हुआ कि अमेरिका को इस बात की जानकारी थी कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है और जर्मनी हार चुका था। यूरोप के साथ साथ पूरी दुनिया विध्वंस की मार से कराह रही थी। अमेरिका के परमाणु हमले का उद्देश्य सोवियत संघ, जो कि इस महायुद्ध में उसका साथी था, को ये दिखाना था कि वह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। वह सोवियत संघ को राजनीतिक तथा सैन्य लाभ उठाने से रोकना चाहता था। और अमेरिकी समर्थकों का मानना था कि महायुद्ध की विभीषिका को रोकने के लिए बम गिराना जरूरी था, क्योंकि उसके सहयोगी देश धन जन की अपार क्षति में शामिल थे। तो 2 महाशक्तियों का उदय। इसके बाद में जब ये द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद में ऐसी परिस्थितियां हुई कि विश्व पटल पर 2 महाशक्तियों का उदय हुआ, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ, ये 2 महाशक्तियां थी। जर्मनी, जापान तथा उसके साथी देश पराजित हो चुके थे और यूरोप के अन्य देशों की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी। अब दोनों महाशक्तियों के बीच वर्चस्व स्थापित करने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। तो वर्चस्व किस प्रकार का था? ये था कि जो कि चला 1945 से लेकर 90 तक चलता रहा। और ये जो वर्चस्व की लड़ाई थी, ये लड़ाई थी कि जो अमेरिका था वो पूंजीवादी विचारधारा है उसका समर्थन कर रहा था, और जो रूस है वो साम्यवादी विचारधारा का, समाजवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा था, उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। और इसमें फिर क्या हुआ कि 1947 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए एक सिद्धांत की घोषणा की, जिसे ट्रूमैन सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने ये कहा कि विश्व में जहाँ भी कहीं शांति भंग करने के प्रत्यक्ष या परोक्ष आक्रमण होंगे, वहाँ अमेरिका की सुरक्षा संकट में मानी जाएगी और वह उसे रोकने का पूरा प्रयास करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्शल ने इस सिद्धांत के तहत यूरोप के लिए विकास का कार्यक्रम चलाया, ताकि दूसरे महायुद्ध में भारी क्षति झेल चुके देशों का पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जा सके। और जो ये मार्शल प्लान के नाम से जानी जाती है। अब इसमें हथियारों की होड़ भी हो गई दोनों में। पूंजीवादी गुट एवं साम्यवादी गुट दोनों एक दूसरे पर अधिक प्रभाव रखने के उद्देश्य से अपने अपने हथियारों के भंडार बढ़ाने लगे दोनों ही, जिसमें विश्व में हथियारों की होड़ शुरू हो गई। दूसरी ओर दोनों गुट यह अनुभव करने लगे थे कि यदि उनमें आमने सामने युद्ध होता है तो दोनों गुटों का ही अत्यधिक हानि होगी और दोनों में से कोई भी विजेता बनकर नहीं उभर पाएगा, क्योंकि दोनों ही गुटों के पास परमाणु हथियार थे। इसी कारण शीत युद्ध के दौरान हथियारों में कमी करने के लिए भी साथ साथ प्रयास चलते रहे। तो ऐसे में क्या हुआ, विश्व का ध्रुवीकरण हो गया। और ध्रुवीकरण होने में क्या हुआ, पूरे का पूरा जो संसार था, विश्व था, लगभग 2 ध्रुवों में बंटने लगा। शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति में 3 तरह के अभिलक्षण दिखाई दिए।
पहला अभिलक्षण तो यह था कि अमेरिका ने अपने साथियों को मिलाकर पूंजीवादी सैन्य गुट का निर्माण किया तथा उदार पूंजीवाद के रूप में आर्थिक विकास का एक मॉडल प्रस्तुत किया। दूसरे अभिलक्षण के तौर पर सोवियत संघ ने दुनिया को साम्यवादी मॉडल दिया और पूंजीवादी विचारधारा का जोर शोर से विरोध किया। तीसरा अभिलक्षण एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के वो नव स्वतंत्र देश थे जो हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज़ाद हुए थे, एक लंबी जो है स्वतंत्रता के बाद, और वो चाहते थे कि हम दोबारा गुलाम ना बने और हमारी स्वतंत्रता कायम रहे। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का भी उदय हुआ, यानी कुछ देश ऐसे भी थे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो इन दोनों गुटों में से किसी में भी शामिल नहीं हुए, ना ही वो अमेरिकन गुट में शामिल हुए और ना ही वो सोवियत संघ के गुट में शामिल हुए, और उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया को दो खेमों में बांट दिया, जैसा हमने बताया। तो और ये जो विभाजन था सबसे पहले यूरोप में हुआ। पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया और पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया, जबकि पूर्वी यूरोपीय सोवियत खेमे में शामिल हो गए। इसलिए जो पूर्वी यूरोप के देश थे ये पूर्वी गठबंधन कहलाए। तो दो गठबंधनों की स्थापना हुई। इसमें सैन्य गठबंधन बने, यानी अमेरिका और सोवियत संघ ने अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपने अपने गुट को मजबूत करने के लिए, अपनी अपनी शक्ति को ज़्यादा प्रस्तुत करने के लिए अनेक सैन्य गुटों का निर्माण किया। अमेरिका ने इसके तहत सबसे पहले 1949 में नाटो की स्थापना की। तो नाटो की स्थापना की और 1954 में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सीटो की स्थापना की, SEATO। और नंबर 3 1955 में सेंटो, CENTO। तो पहले नाटो की स्थापना हुई 1949 में। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और रशिया ने, सोवियत संघ ने इसके जवाब में वार्सा पैक्ट बनाया, जो कि 1955 में बना। सोवियत संघ, जिसे कि इंग्लिश में USSR कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो कि 15 मुख्य गणराज्य थे, उनका एक संघ था, इसलिए इसे बोला गया सोवियत संघ। तो 1955 में हुई। इसको वार्सा पैक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि पोलैंड में वार्सा नामक स्थान पर यह समझौता हुआ था, इसलिए इसे वार्सा पैक्ट बोलते हैं। तो पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया और अप्रैल 1949 में उत्तर एटलांटिक संधि संगठन नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, और जिसमें 12 देश शामिल थे। इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला समझेंगे। नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। इस प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि संगठन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार इसका नेतृत्व सोवियत संघ ने किया। इसकी स्थापना सन 1955 में हुई और इसका मुख्य कार्य नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना था। यानी 1949 में नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, जिसमें अधिकतर पश्चिमी यूरोप के देश शामिल थे, और उसके जवाब में 1955 में वार्सा पैक्ट की स्थापना हुई, जिसमें पूर्वी यूरोप के देश शामिल थे, जो कि सोवियत संघ के नेतृत्व में विश्वास रखते थे। यानी नाटो में शामिल देश पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक थे और वार्सा में शामिल देश, जो कि सोवियत संघ के नेतृत्व में थे, समाजवादी व्यवस्था के समर्थक थे। वार्सा पैक्ट की जो स्थापना हुई वो नाटो के जवाब में हुई। तो दोनों ही गुटों का ये विश्वास था कि अगर एक गुट पर या किसी भी गुट के सदस्य देश पर दूसरा देश, दूसरे गुट का सदस्य कोई भी आक्रमण करता है तो उस गुट के पूरे देशों पर आक्रमण माना जाएगा और सभी मिलकर के उसका सामना करेंगे। तो शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की जरूरत और छोटे देशों को लाभ हानि के गणित से होता था। महाशक्तियों के बीच तनातनी का मुख्य अखाड़ा यूरोप बन गया।
कुछ मामलों में यह भी हुआ कि महाशक्तियों ने अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए कुछ देशों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ का हस्तक्षेप इसका उदाहरण है। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपनी सेना की व्यापक उपस्थिति के द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रभाव जमाया कि यूरोप का पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ के दबदबे में रहे। अब इसी के तहत अमेरिका ने पहले नाटो की स्थापना की 1949 में, फिर उसने SEATO सीटो 1954 में सीटो की स्थापना की और 1955 में सेंटो की स्थापना की। सीटो जिसकी फुल फॉर्म बनती है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों गठबंधनों में क्या हुआ कि पूर्वी और दक्षिणी जो सीटो और सेंटो है, पूर्वी और दक्षिणी पूर्व एशिया और पश्चिमी एशिया में अमेरिका ने गठबंधनों को नया तरीका अपनाया। इन गठबंधनों को दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन यानी सीटो और केंद्रीय संधि संगठन यानी सेंटो कहा गया। सीटो में अमेरिका के अतिरिक्त फिलीपींस, पाकिस्तान तथा थाईलैंड शामिल थे, जबकि सेंटो तुर्की, इराक और ईरान के साथ किया गया सामरिक गठबंधन था। इसके जवाब में सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्र के देशों मसलन उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ संबंध मजबूत किए। अब सवाल ये भी आता है कि जो ये गठबंधन हमारे बनते जा रहे थे तो इनकी क्या वजह थी, यानी जो इन्होंने गठबंधन बनाए दोनों महाशक्तियाँ, यानी एक जो है पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन कर रही थी। कौन पूंजीवादी विचारधारा की समर्थक थी? अमेरिका यानी नाटो के देश, यानी अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था और सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा का समर्थक था। तो जो इन्होंने विभिन्न सैन्य गठबंधन बनाए, विभिन्न अपने जो गुट बनाए, तो उसमें दोनों ही देश अनेक छोटे छोटे देशों को अपने अपने गुटों में शामिल करने के लिए अपनी ओर खींच रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे क्या कारण थे कि भाई जो महाशक्तियाँ थी वो छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों करना चाहती थी? वो सैन्य गठबंधनों को ऐसे उन्हें क्या फ़ायदे थे? क्यों वो रखना चाहती थी छोटे देशों को अपने साथ? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो, तो महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ गठबंधन इसलिए करना चाहती थी क्योंकि उससे उन्हें अनेक लाभ थे। जैसा पहला है भू क्षेत्रों का प्रयोग, यानी महाशक्तियाँ छोटे देशों के भू क्षेत्रों का प्रयोग करती थी। वे वहाँ से अपने हथियार और सेना का संचालन करती थी, यानी वो छोटे छोटे देशों को अपने गुट में मिला करके जहाँ से उन्हें आसानी होती थी वो दूसरे देश पर, दूसरे गुट के देशों पर अपना जो है आक्रमण कर सकती थी, अपने हथियार और सेना का वहाँ से संचालन कर सकती थी। दूसरा कारण जो महाशक्तियाँ छोटे देशों को अपने साथ रखना चाहती थी वो थी सैन्य ठिकाने स्थापित करना, यानी महाशक्तियाँ चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो सोवियत संघ हो, छोटे देशों में अपने सैनिक ठिकाने, सैनिक अड्डे स्थापित करती थी ताकि वहाँ से वो एक दूसरे की जासूसी भी कर सकें और पता करते रहें, जासूसी करते रहें कि भाई कौन कितने हथियार बना रहा है, किसकी क्या रणनीति है। तो इसलिए वहाँ पर वो अपने सैनिक ठिकाने स्थापित करते थे। तीसरा जो कारण है महाशक्तियों का कि वो छोटे देशों से क्या उन्हें फायदा था, प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करना। महाशक्तियाँ छोटे देशों के महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे तेल और खनिज पदार्थों का प्रयोग करके लाभ उठाती थी। अब ये जो नए नव स्वतंत्र देश थे, छोटे छोटे देश थे, काफ़ी देश ऐसे थे कि जो वैसे तो बहुत ज़्यादा समृद्ध नहीं थे, लेकिन उनके पास प्राकृतिक संसाधनों का जो पूरा भंडार था, तेल, खनिज पदार्थ बहुत बड़ी मात्रा में थे, तो ये उनका दोहन करती थी, एक उनको अपने लाभ के लिए उन संसाधनों का इस्तेमाल करती थी। चौथा जो कारण है सैन्य खर्चे को वहन करना। जैसा हम जानते हैं कि जो महाशक्तियाँ थी और जो आपस में इनके गुट बने हुए थे, जैसे पूंजीवादी गुट था नाटो और समाजवादी गुट वार्सा पैक्ट, तो एक दूसरे की प्रतिद्वंदिता में ये नए नए हथियार, अनेक घातक हथियार, परमाणु हथियार बनाए जा रहे थे और उस पर काफ़ी खर्चा भी आ रहा था
और इनके बीच में छोटी मोटी हल्की लड़ाइयाँ भी हुई अनेक गुटों के बीच में अपनी विचारधारा को स्थापित करने के लिए। तो ये क्या करते थे कि छोटे देश महाशक्तियों के सैन्य खर्च को वहन करने में आर्थिक रूप से सहायक होते थे। ये जो सैन्य खर्च होता था, जो उस पर खर्चा होता था, वो छोटे देशों पर भी डाल देते थे और छोटे देशों को भी वो खर्चा वहन करना पड़ता था। इस तरह से इन्हें सैन्य खर्च को बांटने में, उस पैसे को प्राप्त करने में भी मदद मिलती थी और जो है इससे उनका जुड़ाव छोटे देशों के साथ बना रहता था। और जो छोटे देश थे, अब ये कारण आता है, चलो महाशक्तियाँ तो छोटे देशों का इसलिए इस्तेमाल करती थी कि उन्हें इससे अनेक लाभ थे, लेकिन क्या छोटे देशों को भी इससे कुछ लाभ था? वो क्यों जुड़े हुए थे इनके साथ? तो ऐसा नहीं है कि बड़े ही देशों को लाभ था, छोटे देशों को भी महाशक्तियों से जुड़े रहने के अनेक कारण थे। जैसा हमने बताया कि जो मुख्य देश थे जिनके नेतृत्व में गुट बने थे, वो पूंजीवादी देश अमेरिका और समाजवादी देश सोवियत संघ था। अमेरिका के अंतर्गत पश्चिमी यूरोप के देश जुड़े और सोवियत संघ के अंतर्गत अधिकांशतः पूर्वी यूरोप के देश जुड़े। तो छोटे देशों का मुख्य कारण था उनके साथ जुड़े रहने का। पहला कारण था, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सुरक्षा। यानी जो छोटे देश थे, जो नए देश थे, जो आज़ाद हुए थे, तो उन्हें सबसे ज़्यादा खतरा अपने पड़ोसियों से ही लगता था। उन्हें यह खतरा रहता था, भाई हम तो आर्थिक रूप से पूरी तरह समृद्ध नहीं हैं, हमारी मिलिट्री ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं है, हम सैनिक रूप से ज़्यादा सशक्त नहीं हैं। तो उनके मन में ये डर रहता था कि हमारे ऊपर कभी भी कोई भी आक्रमण कर सकता है। तो जहाँ छोटे देश बड़े देशों के सैन्य खर्च में अपनी भागीदार बनते थे, तो वहाँ उन्हें सुरक्षा की भी गारंटी मिलती थी। जिस गुट में शामिल होते थे वो गुट उन्हें इस बात की गारंटी देता था, मान लो नाटो में शामिल हुए तो नाटो ये गारंटी देगा कि तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। हम बैठे हुए हैं कि अगर आपके ऊपर कोई आक्रमण होगा तो सभी देशों पे आक्रमण माना जाएगा। सभी देश उसको सुरक्षा की गारंटी देते थे, तो उसमें सुरक्षा की भावना रहती थी कि मैं सुरक्षित हूँ, मेरा गुट जैसे नाटो है या वार्सा पैक्ट के देश हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे। दूसरा, हथियार। जो छोटे देश थे उन्हें बड़े देशों से, यानी जो अपने गुट के जो बड़े देश हैं, उनसे हथियार भी मिलते थे अपनी रक्षा करने के लिए। तो वो अपने आप को जो है सैनिक रूप से सुरक्षित महसूस करते थे। इसके साथ साथ छोटे देशों को बड़े देशों से, अपने गुट के देशों से आर्थिक मदद भी मिलती थी। विभिन्न विकास योजनाएं चलाने के लिए, अपनी आर्थिक उन्नति करने के लिए, औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्हें महाशक्तियों से मदद भी मिलती थी, जिसके कारण वो महाशक्तियों से जुड़े रहते थे। तो विद्यार्थियों, आज जो हमने टॉपिक लिया कि शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है और शीत युद्ध के मुख्य कारण क्या थे, क्या पृष्ठभूमि थी, तो इसको थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं। उसके बाद हम इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ होम असाइनमेंट देंगे जो कि आपको करना होगा। तो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है। तो जैसा हमने बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध, जिसका जो कि 1939 से 45 तक चला, और उसमें द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका शामिल थे, और धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, जापान और इटली शामिल थे। हालांकि सोवियत संघ और अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में एक ही गुट में शामिल थे, लेकिन बाद में कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि सोवियत संघ और अमेरिका आमने सामने आ गए। इनके बीच में विचारधारा की लड़ाई थी। सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा का समर्थक था और अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था, और दोनों ही देश एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे। ये सिद्ध करना चाहते थे कि पूंजीवादी व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है या समाजवादी व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर ये दोनों आमने सामने आए और इन्होंने अपने अपने गुट बनाए और अन्य देशों को अपने अपने गुट में शामिल किया। तो शीत युद्ध से अभिप्राय है एक वैचारिक युद्ध, यानी शीत युद्ध से अभिप्राय एक ऐसे युद्ध से है जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में विचारधारा की लड़ाई थी। एक वैचारिक संघर्ष था जो कि ये भी था कि पूंजीवादी व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है या समाजवादी व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है। और इसमें दोनों देशों ने हथियारों का, परमाणु हथियारों का भी खूब उत्पादन किया। उनके बीच में कई बार ऐसे मौके भी आए कि ऐसा लगा कि कभी भी रक्त रंजित युद्ध हो सकता है, लेकिन कोई भी बड़ा युद्ध, ऐसा रक्त रंजित युद्ध नहीं हुआ। तो
इसलिए से शीत युद्ध कहते हैं कि वास्तविक युद्ध ना होकर के एक तरह से वैचारिक युद्ध। और फिर हमने जैसे आपको बताया कि दुनिया दो हिस्सों में बटी, अमेरिका का गुट नाटो, सोवियत संघ वार्सा पैक्ट, अमेरिका का जो गुट था 1949 में बना नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सोवियत संघ जो है 1955 में वार्सा पैक्ट की उसने स्थापना की। तो अब उसके बाद में कितना होने ये हमने आज करा। अगली क्लास में हम शीत युद्ध के दायरे, कि शीत युद्ध के क्या क्या दायरे थे, यानी एरिना ऑफ कोल्ड वार, और शीत युद्ध में यानी उससे अभिप्राय कि शीत युद्ध में कौन कौन सी घटनाएं हुई हम ये देखेंगे, क्या क्या उनके कारण थे, क्या विश्व राजनीति पर उसका असर हुआ। अब इस क्लास के बेस पर हम आपको कुछ होम असाइनमेंट देंगे जो कि आपको करना है। हाँ तो बच्चों, आज पढ़े हुए विषय शीत युद्ध का दौर, जिसमें हमने पढ़ा कि शीत युद्ध से क्या अभिप्राय था और शीत युद्ध की कौन कौन से गुट बने इत्यादि, इस पर आधारित आपको एक होम असाइनमेंट करना है। तो होम असाइनमेंट आपका इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है। दूसरा, नाटो, सीटो, सेंटो का पूर्ण रूप लिखें, यानी आपने इनकी फुल फॉर्म लिखनी है। नंबर 3, ऐसे दो मित्र देशों के नाम बताएं बाद में जिनके मध्य शीत युद्ध हुआ। नंबर 4, महाशक्तियाँ छोटे देशों को अपने साथ क्यों रखती थी। क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के किन दो शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। तो बच्चों, आप इसको अच्छे तरह से करेंगे इस होमवर्क को, इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और एनसीईआरटी की बुक को भी रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करें, और फिर इसको अच्छे तरीके से करेंगे और समझेंगे, जिससे कि आपकी इस टॉपिक पर पकड़ ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकें। जैसा कि आप जानते भी हैं कि जो अब हमारा पैटर्न है पिछले साल से काफ़ी चेंज हो चुका है, यानी हमारे 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो एक एक नंबर के आते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से कर लें और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से देखें, यानी अध्याय को बहुत अच्छे तरीके से समझें, जिससे कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकें। धन्यवाद।